शुरू करते हैं हम लोग आज रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो इससे पहले काफी सारे जो लेक्चर है वो लोग हम लोग कवर कर चुके हैं। आई थिंक 7 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज हमारा 8वां लेक्चर है, 8वां या 9वां होगा। तो आज हम देखने वाले हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अगर इसी तरह की वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे। पहला है हमारे पास में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और दूसरा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से प्राप्त तथ्य। जो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था उससे क्या क्या तथ्य निकले उनको डिस्कस करेंगे, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम फर्स्ट वाले की बात कर ले, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को समझाइए या इसकी व्याख्या कीजिए, तो आपको दोनों ही लिखना होंगे। ये भी लिखना है और ये भी लिखना है आपको, अगर लॉन्ग में आता है तो। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया, सन 1911 ईस्वी में एक मॉडल प्रस्तुत किया। एक तरह से इन्होंने प्रयोग किया सन 1911 ईस्वी में प्रयोग किया, और इस प्रयोग में ये देखा कि जो नाभिक है, किसका नाभिक, पोलोनियम, एक पोलोनियम धातु ली सन 1911 में, एक पोलोनियम धातु ली, और उस धातु को क्या किया, एक स्वर्ण पात्र से उसको ढक दिया। स्वर्ण पात्र से उसको ढककर और उस पर जो अल्फा किरणें हैं उनकी बम्बार्टमेंट कराई, उनकी ये कह सकते हो कि बम्बार्टमेंट कराई, या ये कह सकते हो कि उसकी बौछार कराई। तो जब बम्बार्टमेंट कराई अल्फा किरणों की, तो उन्होंने ये पाया कि कुछ जगहों से जो अल्फा किरणें हैं वो सीधे निकल जा रही हैं, बाहर निकलती हुई दिख रही हैं, और कुछ जगह से क्या हो रहा है, जो अल्फा किरणें हैं वो टिल्ड होती हुई चली जा रही हैं। जितने एंगल से यहाँ पर इंसिडेंट कर रही हैं उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट करती हुई चली जा रही हैं, और अगर बिल्कुल उसके सेंटर में पड़ रही हैं तो उतने ही एंगल से वो वापस आ जा रही हैं। तो रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग खोखला होता है, और कुछ जगहों पर उसके कुछ ऐसा मटेरियल अवेलेबल है या कुछ ऐसी प्रकृति है जो अल्फा किरणों को वापस भेज रही है, या ये कह लो कि प्रतिकर्षित कर रही है। तो जो रदरफोर्ड है उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग खोखला होता है, और कुछ जगहों पर उसके धनावेश उपस्थित होता है, को बोला जाता है न्यूक्लियस, नाभिक। तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, और जो नाभिक होता है जहां पर, वहां धनावेश होता है, और धनावेश के कारण जो अल्फा किरणें हैं वो टिल्ड होती हुई चली जा रही है या मुड़ जा रही है। तो अगर हम बात कर लें अल्फा कण, तो जो अल्फा किरणें हैं उन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर होता है प्लस चार्ज। ये हमारी सारी की सारी क्या है, ये अल्फा किरणें हैं, और अल्फा किरणों पर किसका चार्ज होता है, प्लस का चार्ज। ये सब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां से हम अल्फा किरणों को डाल रहे हैं। ये स्वर्ण पात्र है। स्वर्ण पात्र को इसलिए लिया गया है, सोने की पिन्नी है, ये पॉलिथीन कह सकते हो, सोने की बनी हुई पिन्नी है, और इस पिन्नी को इसलिए यूज किया गया कि कुछ ऐसा ना हो कि इसके अंदर कोई अदर चीजें रिएक्ट कर जाए। पोलोनियम धातु को सभी चीजें रिएक्ट करती हैं, लेकिन जो सोना है वो पोलोनियम से रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए हमने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया, उस जगह पर किसका यूज किया, स्वर्ण पात्र का यूज किया। ठीक है, तो सोने की पन्नी को यूज करने का यही तात्पर्य था कि जो सोना है वो पोलोनियम धातु से रिएक्शन ना कर जाए। तो ये निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग खोखला होता है, और कुछ जगहों पर ऐसा उपस्थित होता है जहां पर धनावेश हो, और उस धनावेश के कारण जो अल्फा किरणें हैं वो टिल्ड होती हुई चली जा रही हैं या मुड़ती हुई चली जा रही हैं। उन्होंने फिर निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष ये दिया कि पहला निष्कर्ष तो ये बताया कि जो आपका परमाणु है उसका अधिकांश भाग खोखला होता है, और कुछ जगह पर उसमें ऐसी पोलैरिटी या ऐसी चीजें अवेलेबल है जो उसको प्रतिकर्षित कर रही है, अल्फा कण को प्रतिकर्षित कर रही है। तो जो जहां से वो अल्फा किरणें प्रतिकर्षित कर रही है उस जगह को उन्होंने बताया कि इस जगह पर आपका नाभिक है, और नाभिक के अंदर आपको पता है क्या होता है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। अब जब नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे, तो अगर न्यूट्रॉन के आवेश की बात कर लेंगे तो 0 आवेश होता है। इट मींस जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, और न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है अगर हिंदी में इसको बात करें। परंतु अगर हम बात कर ले प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर आपका प्लस का चार्ज होता है, तो प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इतना आवेश होता है हमारे पास में, जो हमारे पास में प्रोटॉन है उस पर। अब अगर हम बात करें अल्फा कण, तो जो अल्फा कण है, अल्फा कण पर
जो आवेश होता है वो 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। मतलब अगर आवेश इस पर हम बात कर लें तो अल्फा कण पर जो आवेश है वो 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर है। तो इस पर आवेश कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में प्लस का होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुना इतना आवेश आ जाएगा हमारे पास में किस पर अल्फा कण पर। जब आवेश ये भी पॉजिटिव है और प्रोटॉन का भी आवेश पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव आवेश के संपर्क में जाएगा तो क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण को कह सकते हैं हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में रिपल्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्शन होना शुरू होगा। और जब रिपल्शन होगा तो जितने एंगल से यहाँ किरण इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल से किरण बाहर वापस जाती हुई दिखेगी। तो ये था हमारे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आपको ये बनाना है और जितनी बातें हमने समझाई हैं ये आपको आज इट इज अपनी जो नोटबुक है जो आप बोर्ड की कॉपी लिखेंगे उसमें लिख देंगे। अब हम बात करेंगे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से प्राप्त तथ्य। तो पहला तथ्य क्या प्राप्त हुआ रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से? तो पहला तो यही था लगभग सारे तथ्य सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बस पहले हम एक बार इसको समझ लेते हैं। इसी चीज को यहाँ पर एक सिंगल नाभिक से समझाई है। ये सिर्फ एक परमाणु लिया है, ये जो है आउटर सरफेस ये हमारा परमाणु है, इसके अंदर ये हमारा नाभिक है। आपको पता होता है कि परमाणु के अंदर केंद्र में नाभिक स्थित होता है और यही किसने बताया? ये रदरफोर्ड से ही पता लगा कि जो आपका परमाणु है उसके अंदर कुछ ऐसा ऐसी चीज अवेलेबल है जिसके अंदर धनावेश है, तो उन्होंने उसका नाम दिया नाभिक। तो उसको कहा कि अंदर नाभिक स्थित है परमाणु के। ये आउटर जो गोला बना हुआ है ये गोला हमारा परमाणु है। अब परमाणु के अंदर सेंटर में जो उसके होता है वो आपके क्या होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। और आपको पता है कि न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है या किसी प्रकार का चार्ज देखने को नहीं मिलता है। तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उदासीन होने के कारण जो केंद्र का आवेश हुआ टोटल, अगर इसके अंदर का हम चार्ज की बात कर लेंगे, कुल आवेश की बात कर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इसका आवेश प्लस का और इस पर तो कोई आवेश है ही नहीं। इसका आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुना प्लस का। और अगर बात कर लेंगे न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन का 0। तो फाइनली निकल कर कौन सा आएगा? प्लस वाला ही निकल कर आएगा। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है 0 का, है ना। तो जब यहाँ पर आपका प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुना आवेश स्थित है तो जो सेंटर है जो नाभिक है उसके अंदर आपका प्लस चार्ज है और इसी को बोलते हैं जो नाभिक है वो धनावेशित है। क्या है? धनावेशित है। और ये आपका नाभिक है, नाभिक। ठीक है, किसी भी किसी भी पदार्थ का होगा नाभिक वो धनावेशी होगा क्योंकि नाभिक के अंदर ही न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। अगर हम बात करेंगे नाभिक के चारों तरफ क्या होता है तो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। या यहाँ पर गति करते रहेंगे इलेक्ट्रॉन या फिर इसके बाहर यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में जो नेक्स्ट वैज्ञानिक आए जो थे वोरबरी, तो वोरबरी ने भी परमाणु मॉडल दिया था। उनका परमाणु मॉडल इसके बाद देखेंगे। अच्छा, एक थीसिस ये है एक जो नाभिक होता है उसका आकार कुछ इस तरह से होता है जैसे हमारे पास में वाटरमेलन होता है, जैसे तरबूज होता है। तो इसको तरबूज मॉडल के भी नाम से जानते हैं, परमाणु का तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल क्या होता है? तो तरबूज जैसे हम उसको काटते हैं तो उसका जो पल्प होता है रेड, तो पल्प के अंदर ब्लैक शीट्स लगे होते हैं, दाने, बीज कह सकते हो। तो कुछ थीसिस में ये भी बताया गया है कि जो आपके परमाणु था एक तरह से वो तरबूज की तरह था। तरबूज में जैसे अंदर पल्प होता है रेड और उसमें बीज जैसे बीज जो होते हैं, जो शीट्स होते हैं वो धंसे हुए होते हैं। तो जो शीट्स धंसे हुए होते हैं वो काम करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन। मतलब काम नहीं करते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब देख समझने के लिए उसको बोल सकते हैं कि जो आपके पास में शीट्स हैं, बीज हैं, वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन, जैसे नाभिक के अंदर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी तरह से तरबूज के अंदर बीज होते हैं। ठीक है, ये भी एक थीसिस थी। तो इस मॉडल को बोलते हैं तरबूज मॉडल, परमाणु का तरबूज मॉडल। तो फर्स्ट था, हम अगर हम बात कर लें इनकी, इसमें पहला क्या लिखना है आपको, तो फर्स्ट क्या लिखोगे आप लोग? आप लिखोगे कि जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग खोखला होता है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे अधिकांश अल्फा कण सोलन पात्र के आर पार बिना किसी विचलन के या बिना किसी प्रकार से मुड़े सीधे निकल जाते हैं।
यही पहला निष्कर्ष क्या था कि अधिकांश जो अल्फा कण है वो स्वर्ण पात्र के बिना किसी मुड़े, मतलब ये जो प्रोसीजर है ये सिंगल पर हमने ले लिया। यहाँ पर तुम्हारे पास में मल्टीपल, मतलब पूरा एक धातु रखा हुआ था। हमने यहाँ पर क्या किया, समझने के लिए जो तथ्य प्राप्त हुए उनको जानने के लिए सिर्फ एक यहाँ से हमने नाभिक को उठा लिया, या ये कह सकते हो कि एक परमाणु को ले लिया सिर्फ समझने की दृष्टि से। ठीक है, तो अधिकांश देखो ये सिंगल एक परमाणु है पूरा। अब परमाणु को देखो अधिकांश चीजें बाहर निकलती हुई चली जाएगी, यहाँ से अल्फा कण पड़ेगी बाहर निकल जाएगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, जब तक इतने बीच में वो ना पड़े, इतने बीच में पड़ेगी तभी रिफ्लेक्ट होगी। तो पहला पॉइंट क्या होगा, जो अल्फा कण है वो अधिकांश अल्फा कण या अल्फा किरणें भी कह सकते हो क्योंकि किरणें ही हैं ये। ठीक है, अल्फा किरणें बिना किसी विचलन के या बिना मुड़े भी कह सकते हो, सिंपल अगर लिखना चाहो तो मुड़े परमाणु से पार निकल जाती है, पार निकल जाते हैं। दूसरा क्या लिखोगे, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जो धनावेशित होने के कारण अल्फा किरणों को उनके मार्ग से विचलित कर देता है। हाँ, विचलित कर देता है। थर्ड क्या लिख सकते हो, इसकी त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो आप लोग, लिख सकते हो नाभिक माइनस की त्रिज्या कितनी होती है, त्रिज्या 10 टू द पावर माइनस 15 क्या मीटर होती है, तथा परमाणु की त्रिज्या की त्रिज्या 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होती है। अच्छा, इसमें एक चीज देखकर बताओ, ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, वैल्यू बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है या ये बड़ी है, बताओ। प्लस वाली बड़ी है, प्लस वाली भी है। प्लस तो नहीं है, दोनों में माइनस है तो माइनस की 10 बड़ी है, याद रखना, क्योंकि इसकी पावर माइनस में है और माइनस में जितनी कम होती है वो ज्यादा होती है। वैसे भी परमाणु के अंदर अब वैसे भी ये ध्यान लगा सकते हो कि जो नाभिक है वो परमाणु के अंदर है, तो वैसे भी परमाणु की त्रिज्या ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नंबर देखकर कुछ लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं बिना माइनस देखे कि अरे इसकी वैल्यू तो ज्यादा है तो ये बड़ी होना चाहिए, परंतु ये माइनस की है इसलिए छोटी है, ये माइनस की है इसलिए बड़ी है। नेक्स्ट एक और आवेश, क्या लिखोगे, धनावेश परमाणु के केंद्र में सूक्ष्म स्थान में स्थित रहता है। इस स्थान को नाभिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, नाभिक कहते हैं। बस इतना लिखना था तुमको। यस, धनावेश परमाणु के केंद्र में सूक्ष्म स्थान में स्थित रहता है। इस स्थान को नाभिक कहते हैं। एक बार फिर से व्याख्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देखो क्या किया, रदरफोर्ड ने 1911 में एक परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया और उसमें उन्होंने ये देखा कि जो स्वर्ण पात्र है उसके अंदर उन्होंने पोलोनियम धातु रखी और पोलोनियम धातु पर उन्होंने क्या किया,
अल्फा किरणों को उन्होंने बम्बार्डमेंट कराई। जब अल्फा किरणों की बम्बार्डमेंट कराई तो उन्होंने ये पाया कि कुछ जगहों पर जो अल्फा किरणें हैं वो बाहर निकल जा रही है और कुछ जगह पर क्या हो रही है, वो टिल्ड हो जा रही है, मुड़ जा रही है। तो उन्होंने ये बताया, तो हाँ, उन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु है उसके अंदर कुछ ऐसा पदार्थ अवेलेबल है या कुछ ऐसी पोलैरिटी अवेलेबल है जो उन अल्फा किरणों को विचलित कर रही है। अब उन्होंने दिमाग लगाया कि जो अल्फा किरणें होती हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस आवेश होता है। तो जब प्लस आवेश होगा और जब प्लस आवेश दूसरे आवेश के पास में जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो उन्होंने दिमाग ही लगाया कि जो आपका परमाणु है उसके अंदर जो नाभिक है उस नाभिक में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर प्लस चार्ज है अवेलेबल। तो उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु है उसके केंद्र में एक ऐसी चीज है, एक ऐसी आकृति है जो गोलाकार है, और दूसरी बात ये कि वो धनावेशित है, जिससे क्या होता है बिना किसी उस भेदभाव के क्या करती है, वो मुड़ती हुई चली जाती है। ठीक है, और जितने एंगल से वो इंसिडेंट करेंगी उतनी एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो ये तो था परमाणु मॉडल। आगे चलकर उन्होंने क्या किया, इसी की व्याख्या की। इसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने तथ्य दिए, और तथ्य क्या दिए, पहला उन्होंने तथ्य यही दिया, पहले तो सिर्फ एक परमाणु को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश किरणें बाहर निकल जा रही हैं और कुछ किरणें ऐसी हैं जो उसके सेंटर में जा रही हैं, तो सेंटर से वो क्या हो रही है, विचलित हो रही है। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि उसके जो सेंटर पॉइंट है वहीं पर कुछ ऐसी आकृति अवेलेबल है जिसको नाभिक कहेंगे, या कुछ ऐसी आकृति अवेलेबल है जिसका जो जहां पर जो चार्ज है, जो आवेश है वो प्लस है। तो यहाँ पर प्लस आवेश है, इसको हम बोलेंगे धनावेश। और धनावेश के कारण जो अल्फा किरणें हैं वो टिल्ड हो जा रही हैं, मुड़ जा रही हैं, और जितने एंगल से यहाँ पर वो इंसिडेंट कर रही हैं उतने एंगल से बाहर वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अगर बीच में पड़ेगी यहाँ पर तो इतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। इन केस अगर इवन जो अल्फा किरण बिल्कुल सेंटर में पड़े यहाँ पर तो वो पीछे भी आ सकती है, उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। अगर अल्फा किरण इसके सेंटर में पड़ेगी तो इसी सेंटर से वापस आ जाएगी वो। तो इट मीन्स ये हुआ कि जिस एंगल से इंसिडेंट करेगी उसी एंगल से वो किरण वापस आ जाएगी। इस पूरे प्रैक्टिकल से कुछ निष्कर्ष निकला। पहला निष्कर्ष ये निकला कि अल्फा किरणें बिना मुड़े परमाणु से पार निकल जाती है, मतलब अधिकांश, मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखो अधिकांश क्या हो रही है, इतना पूरा खोखला है, मतलब ये कह सकते हो कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है जहां से अधिकांश अल्फा किरणें बिना मुड़े परमाणु उससे बाहर निकल जाती हैं। दूसरा ये लिख दोगे कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, ये है नाभिक, जो धनावेशित होने के कारण अल्फा किरणों को उनके मार्ग से विचलित कर देता है। यहाँ से दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा किरणों पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या कर रहा है, उनको विचलित कर रहा है। नेक्स्ट है नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर तथा परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है, जो कि आपको पता है ये पूरा परमाणु है तो परमाणु की त्रिज्या ज्यादा होगी, तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻10, और ये नाभिक है तो नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर। लास्ट पॉइंट है धनावेश। परमाणु के केंद्र में सूक्ष्म स्थान में स्थित है। ये सूक्ष्म स्थान बहुत छोटे से, एज कंपेयर टू दिस रीजन, इस रीजन के कंपैरिजन में ये रीजन बहुत छोटा सा, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो परमाणु है उसके केंद्र में एक सूक्ष्म स्थान है और वहीं पर धनावेश है, ये धनावेश है। और धनावेश कहाँ होता है, केंद्र में होता है, और केंद्र को ही हम नाभिक कहते हैं, या जहां धनावेश होता है उसी को नाभिक कहा जाता है। ठीक है, तो इसी कारण इस स्थान को हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। एक नोट पॉइंट आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको लिखना है तो इसी पॉइंट में आप नोट पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो आपका होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बट न्यूट्रॉन की बात कर ले तो किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। और अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ऐसे याद कर लेना, ईंट पर गौरव नाचे। तो ईंट पर, ईंट का मतलब है टॉमसन, इलेक्ट्रॉन की टॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की नाचे, जैसे क्या होगा, चैडविक। ठीक है, चैडविक, ये चैडविक। ठीक है, थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे मॉडल की कब खोज हुई, तो 1911। ठीक है, तो कैसा लगा ये सेशन। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहा है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।